दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको साइनस टैचिकार्डिया का साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या इफ़ेक्ट होता है बताया था, उसी प्रकार अब मैं आपको टैचिकार्डिया का फिज़िकल लेवल पर क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैचिकार्डिया, साइनस टैचिकार्डिया क्या होता है कि जब एक इंसान की, स्वस्थ व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है वो 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। जब 60 से 100 से बीट ऊपर चली जाती है, 102, 105, 106, 108, 110, मतलब मोर देन 100 बीट से ऊपर होती है, तो उसको बोलते हैं साइनस टैचिकार्डिया। साइकोलॉजिकल लेवल पे हम पहले बात कर चुके हैं, उसका वीडियो आपने देखा भी हो। अब मैं आपको फिज़िकल लेवल पे बताता हूँ कि फ़िज़िकल लेवल पर क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या रीज़न होते हैं, क्यों होता है और कैसे इसका उपचार किया जाता है। फिज़िकल लेवल पर क्या होता है टैचिकार्डिया में, साइनस टैचिकार्डिया में, जब जो व्यक्ति होता है उसके साथ क्या होता है फिज़िकल लेवल में, सिम्टम सारे वही होते हैं, जैसे पैर काँपना, हाथ काँपना, धुंधला दिखना, घबराहट होना, कँपकँपी आना, चेस्ट में लेफ़्ट साइड में पेन होना, राइट साइड में पेन होना, चेस्ट के मिड में पेन होना, शार्प पेन होना, मतलब एकदम चुभने वाला पेन होना, और पैरों में अकड़न होना, पैरों की जो जिनको बोलते हैं काफ, पिंडलियाँ, उनमें दर्द होना, रात को सोते समय झुनझुनी होना पैरों में, हाथ में, और चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ़ होना। तो ये सारे सिम्टम होते हैं साइनस टैचिकार्डिया में। थोड़ा सा कोई मेहनत का काम कर लेने पे एकदम सांस फूल जाना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, हमेशा दिल की धड़कन तेज़ रहना, रेस्ट, जब वो रेस्ट की सिचुएशन में है, मान लो बैठा हुआ है तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ होगी, खड़ा हुआ है कहीं जा रहा है तो तेज़ होगी, इन द इन द मीन टाइम अगर वो लेटा हुआ है बेड पे सो रहा है तब भी उसकी दिल की धड़कन तेज़ होगी। ये है फिज़िकल सिम्टम। अब होता क्या है, जब उसको फिज़िकल सिम्टम आ जाते हैं तो वो क्या करता है कि फिज़िकल सिम्टम में वो पैनिक डिसऑर्डर वाले बिल्कुल सेम सिम्टम होते हैं। एकदम घबराहट होगी, पसीना आएगा, पसीना आने लगता है, एकदम घबराहट होने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, नेक पेन होगा, घबराहट इतनी ज़्यादा होगी कि उसको लगेगा कि मुझे अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ रहा है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, सीधा डॉक्टर के पास जाता है। अब वो डॉक्टर के पास पहुंच गया है तो अब डॉक्टर क्या करता है, वो सबसे पहले डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर पूछता है कि हाँ जी बताइए आपको क्या हो रहा है। डॉक्टर को वो बताता है कि जी मुझे घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, सांस लेता हूँ ऐसा लगता है दम घुट रहा है, मुझे तो जी हाथ में भी दर्द है, शोल्डर में भी दर्द है, पैरों में भी दर्द है, और मुझे धुंधला भी दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर उस टाइम पे क्या करते हैं, डॉक्टर जब वो देखते हैं कि इसको दिल की धड़कन और घबराहट है तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि ठीक है आप ईसीजी कराओ। अब वो ईसीजी कराता है। अब ईसीजी में क्या होता है, ईसीजी में उसका ईसीजी नॉर्मल आती है और पल्स रेट हाई आता है। तो डॉक्टर देखता है तो उस टाइम पे उसको कुछ नहीं, वो लगता है कि ये स्ट्रेस से है। अब उसका वो बीपी चेक कराते हैं। बीपी अगर जिस पर्सन को फिज़िकल लेवल पर अगर बीमारी है तो उसका बीपी या तो हाई होगा या लो होगा। अगर पल्स रेट बढ़ी हुई आ रही है तो इसका मतलब उसका बीपी हाई होगा। तो उसका बीपी हाई आता है उस टाइम पे। अब डॉक्टर बोलता है कि ये आपका बीपी हाई है और पल्स रेट बढ़ा हुआ है, ईसीजी नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको कुछ टेस्ट और कराने पड़ेंगे। अब डॉक्टर उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए बोलता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और एसडीएल, एलडीएल, इन सब का टेस्ट होता है। अब वो टेस्ट आता है तो क्या होता है कि उस टेस्ट की रिपोर्ट में किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, किसी का कम होता है, किसी का एलडीएल बढ़ा है, किसी का एसडीएल बढ़ा है, किसी का कम है। ये होते हैं फिज़िकल सिम्टम। अब उसके बाद डॉक्टर उनसे जब ये टेस्ट कराने के बाद वो देखते हैं कि भाई इसका फिज़िकल लेवल पे कोलेस्ट्रॉल में भी दिक्कत है, एलडीएल में भी दिक्कत है, एसडीएल में भी दिक्कत है,
बीपी भी सही नहीं है, ईसीजी में भी पल्स हाई आ रही है, तब वो उसको फिर कुछ और टेस्ट बोलते हैं। अब उसको बोलते हैं भैया आप ईको टेस्ट कराओ, ईको टेस्ट होगा, टीएमटी कराओ, होल्टर कराओ। अब उसके बाद जब वो ये सब टेस्ट कराता है, तब उन टेस्टों में जब वो देखता है, तो उन टेस्टों में जब कमी आती है, तब डॉक्टर जो फिजिशियन होता है वो बोलता है कि देखो देखो जी, आपकी सारी रिपोर्ट जो हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ कमी है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट, जो दिल का डॉक्टर है, उससे संपर्क करें। होता क्या है, जिस हॉस्पिटल में वो गया होता है, उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑन कॉल अपॉइंटमेंट लेके कार्डियोलॉजिस्ट को, दिल के डॉक्टर को बुला लेते हैं। दिल का डॉक्टर जब उसको रिपोर्ट देखता है, उसकी हिस्ट्री जब सारी रिपोर्ट चेक कर लेता है कि भाई उसकी पल्स बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कम है या ज़्यादा है, एचडीएल ज़्यादा है या कम है, एलडीएल कम है, ईको की रिपोर्ट भी सही नहीं है, टीएमटी भी सही नहीं है, होल्टर भी सही नहीं है, स्ट्रेस टेस्ट भी सही नहीं है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलता है, उसको बोलता है कि जी देखो आपको ये सब दिक्कत है। पहले वो कोशिश करता है मेडिसिन से उसको ठीक करने की, खुद उसकी कंडीशन देखता है, फिर हिस्ट्री पूछता है कि आप क्या करते हो। तब वो बताता है कि जी मैं बिज़नेस करता हूँ, या मैं नौकरी करता हूँ, या मैं कोई अपना अपना छोटा मोटा कोई काम करता हूँ, मैं घर से परेशान हूँ, पैसे की दिक्कत है, स्ट्रेस है, ये है, जो भी है वो सब उसकी हिस्ट्री होती है। फिर डॉक्टर पूछता है कि आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है। अब वो या तो अगर है तो बोलता है हाँ थी, मेरे फादर को थी या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को थी, है तो बोलेगा हाँ, नहीं है तो भी बोलेगा। फिर डॉक्टर पूछता है कि आप स्मोकिंग करते हो, वो बोलेगा, अगर करता है तो बोलेगा हाँ। ड्रिंकिंग अल्कोहल लेते हो, अगर लेता है तो बोलेगा हाँ, और नहीं लेता है तो ना। अब उसको डॉक्टर क्या एडवाइस देता है इस कंडीशन में कि अगर आप ड्रिंक करते हो तो स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ दो, क्योंकि स्मोकिंग सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए असर करती है। जब जो बंदा स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करता है, उसको हार्ट की बीमारी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब डॉक्टर उसको क्या करता है, जब उसके इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं और जब इन चीज़ों की सारी चीज़ें नेगेटिव वे में आती हैं, तो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा डर होता है हार्ट अटैक आने का। मीन्स उसको हार्ट अटैक आने की संभावना और लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है कि भाई आपको जो ब्लड है, आपका ब्लड जो है वो ब्लड मीन्स आपका खून जो है मोटा है। मोटा जब होता है ब्लड, जब वो हमारे वेन्स के अंदर पूरे ब्लड सर्कुलेशन होता है, और अगर ब्लड मोटा है तो उसमें क्या होता है, थक्के बनने, क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो क्लॉट्स क्या करते हैं, एक जगह जाके जम जाते हैं, और जम जाने के बाद वो क्लॉट्स क्या होता है, जो दिल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, जिस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, एक रबड़ है, प्लास्टिक का छल्ला है। अगर आप उसको किसी चीज़ पर टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे, उसको जितना आप टाइट करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो वो रबड़ बैंड टूट जाएगा। ऐसे ही वो मेम्ब्रेन होती है, जैसे जैसे वो क्लोट्स बढ़ता जाएगा, वहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वो मेम्ब्रेन फट जाएगी। वो जब मेम्ब्रेन फट जाएगी तो उसी को ही हार्ट अटैक बोलते हैं। प्लेक्यू एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल प्लेक्यू ऐसा होता है जो आर्टरीज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है, उसको बोलते हैं ब्लॉकेज। जब ये ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती हैं तो इसके सिम्टम्स आने भी शुरू हो जाते हैं। आपको खुद पता लग जाएगा ब्लॉकेज होने में, मैं बताता हूँ क्या सिम्टम्स आते हैं। किसी इंसान को 10% ब्लॉकेज है, उसको पता नहीं चलेगा, वो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा काम करेगा, सब कुछ कर लेगा, मेहनत का काम भी कर लेगा, उठेगा चलेगा, सब कुछ करेगा, खाएगा पिएगा सब कुछ। 10% ब्लॉकेज में कुछ नहीं पड़ता। किसी को 50% ब्लॉकेज है, वो स्टेयर्स सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, हाफ नहीं लगेगा, सांस फूल जाएगी। कोई मेहनत का काम कर रहा है तो उसकी सांस फूलेगी, थक जाएगा, जल्दी थक जाएगा।
अब किसी को मान लो 80% ब्लॉकेज है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन तो सबसे ज़्यादा बुरी होगी। वो 2 सीढ़ी चढ़ेगा, स्टेयर चढ़ते ही उसकी सांस फूलने लगेगी। हल्का सा मेहनत का काम करेगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, थकान होगी। डिजी सबसे बड़े सिम्टम्स जो आते हैं जब आपको हार्ट की बीमारी होती है, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। फैटिग, थकान महसूस होती है। डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना। ब्लर, ब्लर विज़न, धुंधला दिखाई देना। टायर्डनेस, हमेशा थकान महसूस होना। चेस्ट पेन होना, जिसका जो हार्ट की जो पेशेंट होते हैं उनको हमेशा चेस्ट में पेन रहेगा। नेक में पेन होना, चेस्ट के लेफ़्ट साइड में पेन होना, आर्म में पेन होना। आर्म में पेन ऐसा होगा, शोल्डर से शुरू होकर वो नीचे की तरफ पेन जाएगा। लेफ़्ट आर्म में होगा, राइट आर्म में भी होगा। उसके लेग के काफ में पेन होगा, पिंडलियों में हमेशा दर्द महसूस होगा, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है। और देखो, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है, इसको कोई भी डॉक्टर नहीं बोल सकता कि ये कब आएगा। आप अभी बैठे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत से होता है कि अरे, आप एकदम सुनते हैं कि फला फला एक्सपायर हो गया। अरे यार, अभी 2 मिनट तो पहले वो मुझको मिला था, मुझे उससे नमस्ते हुई थी, और 2 मिनट बाद ही उसकी खबर आ रही है कि वो एक्सपायर हो गया। कैसे? अटैक पड़ गया। क्या हुआ? हार्ट अटैक पड़ गया। तो इसको प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते कि ये अटैक कब आएगा। हाँ, पर प्रिकॉशन करके इसको रोका जा सकता है। अब रोका कैसे जा सकता है? जो ये सब टेस्ट हम कराते हैं, उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाता है कि भैया इसकी बॉडी के अंदर, इसके हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करने की पावर कितनी है, ब्लॉकेज कितनी है। अगर उसके, अब जब एक इंसान है जिसकी ब्लॉकेज 20% है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई चलो इसको मेडिसिन से ही हम कोशिश करते हैं ठीक करने की। उसको मेडिसिन दी जाती है। खून पतला करने की भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, ब्लड थिनर बोलते हैं उसको। उससे क्या होता है कि खून पतला हो जाता है, तो क्लोट्स नहीं बनते, और क्लोट्स नहीं बनेंगे तो खून का थक्का नहीं जमेगा, तो कहीं रुकावट नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ब्लड थिनर का भी यूज़ किया जाता है। अब किसी पर्सन की ब्लॉकेज चली गई है 80 से ऊपर अबव, तो उस केस में क्या होता है? अब देखिए, किसी पर्सन को 80% से अबव चली गई है ब्लॉकेज, तो उस केस में क्या होता है? डॉक्टर देखता है कि भाई इसको 80% ब्लॉकेज है। अब तो इसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, हमें दवाइयों से तो ठीक नहीं हो सकता है, तो उसको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी जो भी सूटेबल है वो की जाती है। या किसी किसी में पेसमेकर लगाया जाता है, किसी को स्टंट डाला जाता है, किसी का वाल्व सुगड़ गया है प्रेशर की वजह से, तो वाल्व उसको लगाया जाता है। डिपेंड करता है कि उसके हार्ट के किस एरिया में, किस चैम्बर में प्रॉब्लम है। अब दूसरा, एक चीज़ और होती है कि ये प्रॉब्लम विकसित कैसे होती है। भाई, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, पहले के टाइम में हार्ट अटैक 50 के बाद आता था। आज से मैं ये बात कर रहा हूँ 90s या 80s की। और आज का वो जो है, जो क्राइटेरिया है, वो हो गया है 30 से 50। पहले का आदमी जो था, इसकी लाइफ जो होती थी 85 साल, 80 साल, 90 साल तक आराम से लोग जी जाते थे। आज के टाइम में 60 साल, 65 साल है एक स्वस्थ व्यक्ति की लाइफ। अब क्या होता है, जो 30 से और 35 या 50 के बीच में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जो हमारा लाइफस्टाइल हम लोगों का कैसा है कि भैया आ रहे हैं, लेट खाना खाते हैं, खाना खाया सीधा बेड पे चले गए, पूरा दिन काम कर रहे हैं, ना कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, बॉडी फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल का अल्कोहल ले रहे हैं, सारी चीज़ जो कि नुकसानदायक है, मतलब वही सच। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति पर डे 5 या 6 सिगरेट पी रहा है, ठीक है, वो सिगरेट क्या करेगी, उसके लंग्स और हार्ट को इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद वो रात को अल्कोहल ले रहा है स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। स्ट्रेस तो उसका रिलीज़ हो जाएगा, पर नेक्स्ट डे उसको उससे डबल स्ट्रेस होगा, और वो जो उसकी हार्ट की जो वेन्स हैं जो हैं वो सब धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। अल्कोहल एक ऐसा डिस्पेरेंट है जो इंसान को सुस्त कर देता है, इंसान के माइंड को सुस्त करता है। डिजीनेस आप देखते हैं जो अल्कोहल लेते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा अल्कोहल लेने पर स्लर करने लगते हैं, तुतलाना शुरू हो जाता है और उनको ब्लैकआउट भी हो जाता है। तो उस व्यक्ति को क्या होता है, लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से जो बीमारियां बनी हैं उनमें मेनली हार्ट से रिलेटेड बीमारी आप बोल सकते हैं, और डायबिटीज़ होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करती है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखता है तो उस व्यक्ति को हार्ट की और किडनी की बीमारियां, मोस्टली हार्ट की बीमारियां होना ज़्यादा संभावना होती है, किडनी की थोड़ी कम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट की बीमारी होने का रीज़न क्या होता है। हार्ट, अब देखो बहुत से लोग ऐसा होता है कहते हैं कि यार ये बंदा तो स्मोकिंग भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं खाता था, ना ना सिगरेट पीता था, उसको अटैक आ गया, वो मर गया। तो मैं बताता हूँ रीज़न क्या होता है। रीज़न ये होता है कि कोई पर्सन जो कुछ नहीं, ना स्मोकिंग करता है ना ड्रिंकिंग करता है, उसको भी अटैक आ गया है। उसको अटैक इसलिए आता है, उसका जो मेंटली लेवल होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, वो हमें नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है। कोई इंसान होता है कि बाहर से तो बहुत आपको खुशी दिखता है, हंस रहा है, खेल रहा है, आपसे मिल रहा है, बड़ा खुश मिजाज है, पर इंटरनल उसके अंदर बहुत सारी टेंशन चल रही हैं, वो हमेशा टेंशन में रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को भी अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक का आप ये कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते कब आएगा, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, और लाइफस्टाइल से जुड़ी जितनी भी लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियाँ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं उसमें आपको चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले यही बोलता है कि भैया आपको ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी, सुबह पार्क में घूमना होगा, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, आपको ये खाना है, आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी। तो ये क्या है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपको स्प्राउट्स खाने हैं, आपको जितना हो वर्कलोड स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुले खुले वातावरण में रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा दिन अपना रूम में बंद हो जाते हैं और बैठे रहते हैं, कंप्यूटर मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। तो कुछ लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चेंज करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर फिर भी नहीं, अगर आप कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें और आपको बीमारी हो गई है तो उसका समय पर अगर आप इलाज करा लेते हैं तो भी आदमी इंसान ठीक हो सकता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर अटैक आ गया और वो मान लीजिए बच गया, तो उसके बचने के बाद उसकी लाइफ जो होती है, मेनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 साल एक अटैक आने के बाद उसको आप मान लीजिए वो 10 साल ही जिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को एक अटैक आता है उसको दूसरा अटैक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और जो दूसरा अटैक आता है तो दूसरे अटैक का जो बीच में ड्यूरेशन होती है वो मान लीजिए 5 साल या 6 साल होगी, और जो दूसरे अटैक के बाद जो ड्यूरेशन होती है वो उससे भी कम हो जाती है, वो होगी 3 साल या 2 साल। तो जिस व्यक्ति को पहला अटैक आएगा उसको 5 साल या 7 साल के अंदर दूसरा अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है, और सास जो तीसरा अटैक है वो 2 साल के और 3 साल के अंदर आने की अटैक संभावना ज़्यादा होती है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मोस्टली अटैक
जिन लोगों को होता है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। और सर्दियों के टाइम पे एक टाइमिंग होती है जिस समय जो सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं लोगों को, वो होता है टाइमिंग 9 से 11 बजे के बीच। और जनवरी महीने में सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं इंडिया के अंदर, हार्ट अटैक। आप ये कहीं पे